वन वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओवरव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। दो टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल्स लाइक अस, सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल्स। ठीक है ना। इंस्टीट्यूशनल्स क्या करते हैं कि उनकी जो वेल्थ होती है उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल वेल्थ मैनेजमेंट, और जो इंडिविजुअल्स करते हैं उसे कहते हैं प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। जस्ट टर्मिनोलॉजीज है, नथिंग कि इस पर कुछ स्ट्रेस देना है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जिनके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जैसे वेकेशन पे जाना है, एक व्हीकल लेनी है, हाउस लेना है, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए, ऑल दीज पर्पसेज आर देयर। दूसरा, लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, जिसे हम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान कहते हैं। और भी कुछ होते हैं जो कि हम फर्दर एफआरए के अंदर डिस्कस करेंगे। अगला आता है रिस्क टॉलरेंस लेवल डिपेंड्स ऑन विलिंगनेस एंड एबिलिटी, जैसे हमने डिस्कस किया था इन दी होल थिंग RRTTLLU। एबिलिटी डिपेंड्स ऑन एज, क्या मैं एबल हूँ इतना कि मैं रिस्क ले पाऊँ। एज ज़्यादा है तो कम विलिंगनेस, कम एबिलिटी होगी। वेल्थ कम है तो कम एबिलिटी होगी। इनकम कम है तो कम एबिलिटी होगी। फैमिली सिचुएशन बेकार है तो कम एबिलिटी होगी। जनरली लीगल कंस्ट्रेंट्स, इनके ऊपर RRTTLLU में से क्या नहीं लगता? लीगल कंस्ट्रेंट नहीं लगता। सो यू हैव टू रीड आउट कि एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर IPS लग रहा है या फिर एक इंडिविजुअल के ऊपर IPS लग रहा है। नेक्स्ट थिंग आती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसके अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं एंडाउमेंट और फाउंडेशंस। एंडाउमेंट और फाउंडेशंस वो होते हैं, लेट्स से कैंसर के लिए, एड्स के लिए एक फाउंडेशन निकाला है। फाउंडेशन इन द सेंस कि कोई पर्पस के लिए एक एंटिटी क्रिएट हुई है कि कैंसर को ट्रीट करना है, एड्स को ट्रीट करना है। इनकी परपेचुअल लाइफ होती है, इनकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट कम होती है। ऐसा नहीं होता कि आज पैसे इन्वेस्ट किए हैं 2-3 महीने में पैसे चाहिए, आराम से पैसे मिले, कोई इशू नहीं, डिविडेंड इनकम से हम चला लेंगे काम। एंड देयरफॉर हाई रिस्क टॉलरेंस, क्योंकि लंबा टाइम पीरियड होता है। अगर इन्वेस्टमेंट्स टेम्परेली अगर डाउन 10-20% गिर भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। एंडाउमेंट सर्व्स अ स्पेसिफिक एंटिटी व्हाइल अ फाउंडेशन सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पस। एंडाउमेंट एक स्पेसिफिक एंटिटी की बात करता है कि मुझे प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम करना है। प्राइमरी एजुकेशन विल बी पर्पस, राइट। एंटिटी के लिए हो सकता है कि नॉट एबल टू एक्चुअली गेट द आंसर, बट सिंपली मतलब इतना डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है कि एक एंटिटी के लिए, कोई स्पेसिफिक एंटिटी के लिए काम होता है, दैट्स नोन एज एंडाउमेंट। और उसकी स्पेसिफिक पर्पस, कैंसर के लिए, स्टडीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, दैट इज नोन एज पर्पस के लिए। दोनों टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, टैक्स नहीं लगता। हेंस अ पार्ट ऑफ इट शैल बी इन्वेस्टेड इन टैक्सेबल सिक्योरिटीज। सो जिनमें टैक्स लगता है उन सिक्योरिटीज में पैसा लगाना चाहिए। क्यों? लेट से एक सिक्योरिटी है जिसपे 10% रिटर्न मिलती है फिक्स्ड, तो 10% अगर टैक्सेबल है तो आफ्टर टैक्स तो टैक्स लगा के कम होगा। बट जिसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं उसको तो 10 का 10 मिलेगा, लेकिन जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसको 10 से काट के 7%, 6.8% समथिंग लाइक दिस मिलेगा। बोथ हैव टू प्रिजर्व द परचेजिंग पावर ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब कि उन्हें सिर्फ इन्फ्लेशन बीट करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। हेंस रिटर्न ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक तो इन्फ्लेशन बीट हो जाए, दूसरा जो एक्सपेंसेस होते हैं डेली के, एनुअली जो भी खर्चे होते हैं उनको मीट करना, और तीसरा जो भी इस फंड को मैनेज कर रहा है उस पर्सन की मैनेजमेंट फीस होती है। बैंक्स का ऑल नो कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, लोन देते हैं, कुछ फंड्स वो इन्वेस्ट भी करते हैं। और डिपॉजिट होल्डर्स, सिंस डिपॉजिट होल्डर्स हैव टू बी एंटरटेन्ड, देयरफॉर पोर्टफोलियो मस्ट बी लिक्विड, क्योंकि डिपॉजिट होल्डर्स कभी भी आके पैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इलिक्विड स्टॉक्स में पैसा नहीं डाल सकते, और रिस्क भी कम ले सकते हैं, रिस्क एपेटाइट कम होती है क्योंकि कभी भी मांग सकते पैसा। इन्वेस्टर्स गॉट टू फोकस ऑन सेफ्टी एंड लिक्विडिटी रादर देन प्रॉफिटेबिलिटी, कि उन्हें सेफ फंड होना चाहिए, जब चाहिए तब मिल जाए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी ओके ओके भी हो तो भी चलेगा। अगला आता है इंश्योरेंस कंपनीज। वी ऑल नो क्या करते हैं कि प्रीमियम्स कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और क्लेम्स को मीट करते हैं। गिवन द नेचर ऑफ क्लेम, नेचर ऑफ क्लेम के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि शायद हम आगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। किस नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो या नहीं रिस्क ले सकते। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट इज हाई, क्योंकि कभी भी कोई भी क्लेम के लिए आ सकता है, तो यू कांट इन्वेस्ट इन इलिक्विड स्टॉक्स और इलिक्विड सिक्योरिटीज और स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट। बट बैंक से कम ज़रूरत होती है। बैंक्स में तो मतलब ऑलमोस्ट डेली ही बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज में इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती। तो बैंक्स के कंपैरिजन में
थोड़ी सी अगर रिस्क ले भी नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिस्क एपेटाइज इज देयरफॉर लो, रिस्क एपेटाइट फिर भी लो ही है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। टाइम होराइजन इज लोअर फॉर नॉन लाइफ, ये मैं आपको कंडीशन बता रहा था कि अगर नॉन लाइफ इंश्योरेंस है उसकी टाइम होराइजन लो होती है, लेकिन अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस है उसमें आप लंबे समय तक कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास अगर कोई पर्सन है वो कहता है मुझे अपना इंश्योरेंस कराना है, तो 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स 60 ईयर्स बाद जाके क्लेम आएगा। सो दैट मीन्स यू हैव अ लॉन्ग टाइम होराइजन। अगला आता है इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो होती हैं जो कि फंड को मैनेज करते हैं, इंडिया में इसे एएमसी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। जैसे मैंने आप सब निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास उतना फंड्स नहीं है, तो मैंने सबसे 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ कलेक्ट किए, मेरे पास 100 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो गया। नाउ आई कैन इन्वेस्ट इन निफ्टी एंड इशू यू यूनिट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, राइट। सॉवरेन वेल्थ फंड। सॉवरेन वेल्थ फंड वो होता है जो कि गवर्नमेंट बनाती है, इंडिया में ये अप्लाई नहीं होता, जनरली दुबई में और इन सब में होता है। गवर्नमेंट के खुद के फंड्स होते हैं। एक कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल उसके बाद एक्सेस में है, से फंड क्रिएटेड बाय एन ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन टू बेनिफिट फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि अगर सारा ऑयल यूज़ कर दोगे तो फ्यूचर क्या खाएगा, मतलब फ्यूचर में जो जनरेशन होगी वो क्या करेगी। तो एक फंड बनाया जाता है फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री, ताकि एक वेल्थ जनरेशन भी होता जाए। अगला आता है पेंशन फंड। पेंशन फंड हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पेंशन फंड का क्या रोल होता है। दो तरह के पेंशन फंड होते हैं, एक होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कहता है कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, एम्प्लॉयर कहता है मैं पैसे डिपॉजिट करते जाऊंगा, लास्ट में जो फंड होगा वो आपको मिल जाएगा। दैट्स नोन एज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। एक होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, मैं जितना मर्जी कंट्रीब्यूट करूं, मेरे ऊपर मत देखो, मैं आपको फिक्स 50 लाख रुपए आपके रिटायरमेंट पर दूंगा। अब मार्केट, शेयर मार्केट या जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मार्केट डाउन गई तो मेरे को ज़्यादा पैसे डालने पड़ेंगे मीटअप करने के लिए, और अगर वो मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी तो मुझे कम कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है। ये धीरे धीरे जो प्लान है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, धीरे धीरे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बन रहा है। मतलब कि लोग जनरली इसकी तरफ जा रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ व्हाट इट इज हैपनिंग राइट नाउ। सो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जिसमें कंट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली बॉर्न बाय द एम्प्लॉई, एंड हियर द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर। दिस इज हाउ द होल थिंग इज डन। Hence, portfolio management of DB plan is carried out on an asset liability management. एक asset liability management framework होता है, based on that ये सब चीज़ें काम करती है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स है विच यू कैन रीड, बट मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया हाउ इट इज। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। एक तो है वो डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट में स्टॉक्स में, डायरेक्ट में बॉन्ड्स में, फिक्स्ड इनकम मार्केट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट्स नोन एज डायरेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट, मतलब कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो मुझ में तो इतनी होशियारी नहीं है कि मैं जाके खुद एनालाइज करूँ, तो मैंने क्या सोचा, मैं एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकता हूँ, जिसमें क्या होगा, मैंने पैसे दिए एक एक्सपर्ट को, एक म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट को, एक मैनेजर को जो CFA CA बहुत सारी डिग्रीज लेके बैठा हुआ है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा समझदार है, मैं उसे पैसे दे देता हूँ और मेरे बिहाफ पे वो अच्छी जगह स्टॉक्स को, एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक, एक पोर्टफोलियो बना के मेरी जगह इन्वेस्ट कर सकता है। जो सुपर रिच इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में, एक होता है डायरेक्ट, जैसे हम कर रहे हैं, वैसे वो भी कर सकते हैं कि मैं मेरे पास 200-300 करोड़ रुपए हैं और मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ, मुझे पता है कैसे ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, आई कैन डू दैट। एक होता है सेपरेटली मैनेजमेंट अकाउंट, लेट्स से शाहरुख खान, सलमान खान, और जो तीसरा खान कौन सा बच गया, शाहरुख, सलमान और हु इज इट, जो भी, मतलब आई डोंट एक्चुअली ट्रैक बॉलीवुड सो मच, सो आई डोंट नो। शाहरुख, सलमान एंड जस्ट लेट मी थिंक, गिव मी सम टाइम। चलो ठीक है, याद आएगा तो बता दूंगा। लेट्स से इन तीनों ने मिलके बोला कि हम ना सैफ अली खान, यस सैफ अली खान, तो इन तीनों ने ये सोचा कि हम मिल के ना अपना फंड की, देखो हम मिल के ना एक मैनेजर हायर कर लेते हैं और हम तीनों का फंड मैनेज कर देगा, 4-5 लोग 6 लोग, हमारी वाइफ का, फैमिली का, सबका इतना बड़ा फंड है, सब मैनेज कर देंगे। दैट्स नोन एज सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट, या इसे रैप अकाउंट भी कहते हैं, कि एक रैप होता है ना, रोल कर देते हैं, बीच में सारी फीलिंग्स होती है, तो इसमें इस तरीके से होता है काम। इनडायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू, जैसे मैंने बताया हम भी कर सकते हैं। अगला होता है हेज फंड के थ्रू। हेज फंड क्या होता है, ये AI चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे डीपली। वेंचर कैपिटल फंड, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना। बायआउट फंड, ये बायआउट फंड भी हम डिटेल में, वेंचर कैपिटल, बायआउट के सब हम AI चैप्टर में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के अंदर हम करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज VCF और बायआउट में क्या डिफरेंस होता है, मुझे लगता है मैं इसको यहाँ पे ना बता के मैं AI के अंदर ज़्यादा बेटर इसको कवर करता हूँ, तो अभी के लिए इसको हम लीव कर देते हैं।
अगला आता है ओपन एंडेड फंड्स एंड क्लोज्ड एंडेड फंड्स। मुझे लगता है ये थोड़ा सा डिटेल में डिग करना पड़ेगा, तो आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो राइट नाउ एंड वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय।